गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 कला वर्ग विषय भूगोल विश्व की जनजाति में जनजाति नंबर 3 भील जनजाति। तो देखो बच्चों, इससे पहले अपन ने एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन किया, यानी ये जनजाति अति शीत, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत ये निवास करती है। ये कह सकते हैं टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत ये जनजाति है वो निवास करती है। दूसरे नंबर पर अपन ने अध्ययन किया था बुशमैन जनजाति। ये है जनजाति है वो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। तो ये कह सकते हैं कि अति शुष्क। और आज तीसरे नंबर पर अपन शुरू करने जा रहे हैं भील जनजाति। इस अध्याय के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों की 4 जनजातियाँ दी गई हैं, अति शीत, अति शुष्क। अब ये जनजाति है वो पहाड़ी क्षेत्रों की आ जाती है, और उसके पश्चात में जो एक और बची है वो पठारी क्षेत्रों की आ जाती है। तो अब अपन शुरू करने जा रहे हैं भील जनजाति। भील शब्द की जो उत्पत्ति है, भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। छोटी सी बात निकल करके सामने आ गई। इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? द्राविडियन भाषा। किस शब्द से? बीलू शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ तीरंदाज होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल करके आता है? तीरंदाज, यानी तीर चलाने में ये लोग हैं वो माहिर होते हैं। अब अलग अलग यदि क्षेत्रों के बारे में बात करें, अलग अलग लोगों की धारणाओं के बारे में बात करें, तो इस जनजाति के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं वो फैली हुई हैं। यदि अपन पुराण की बात करें, वेद पुराणों में यदि अपन पुराण की बात करें, तो इसके अंतर्गत इस जनजाति की जो उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र निषाद से मानी गई है। यह बताया जाता है कि महादेव के पुत्र निषाद ने महादेव यानी अपने पिता का जो बैल था नंदी, उसको मार दिया था। इससे महादेव हैं वो नाराज़ हो गए थे, और नाराज़ होने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में है वो भेज दिया था। उसके पश्चात भील जनजाति की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। यदि अपन महाभारत की बात करें, महाभारत के अंतर्गत इनकी उत्पत्ति या इनका जो संबंध है, यानी महाभारत में भील जनजाति का संबंध एकलव्य से माना जाता है। उसके पश्चात कर्नल टोड ने यह बताया था कि जब महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंतर्गत इस जनजाति के लोगों ने महाराणा प्रताप की बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो ये अलग अलग भ्रांतियां हैं वो इस जनजाति के बारे में फैली हुई हैं। अब यदि ऐतिहासिक दृष्टि से अपन देखें, यानी इतिहास के समय अनुसार इस जनजाति के बारे में यदि अपन विचार करें, तो इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि कुछ क्षेत्र अपने राजस्थान के अंतर्गत ऐसे भी हैं जहाँ पर इन्होंने शासन किया था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखें तो इस जनजाति के लोगों ने डगरिया यानी डूंगरपुर, बासिया,
यानी बांसवाड़ा, कोटिया यानी कि कोटा, और देआवा यानी कि चित्तौड़गढ़। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये बताया जाता है इतिहास की दृष्टि से कि इस जनजाति के लोगों ने क्या किया था, शासन है वो किया था। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्न कई निकल कर के आ गए। द्राविडियन भाषा का आ गया, बिलू शब्द, शाब्दिक अर्थ आ गया, और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत इन लोगों ने क्या किया था, शासन है वो किया था। अब जिस तरीके से अपने एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति के बारे जो 6 तथ्य अपन ने रखे थे, 6 पॉइंटों के आधार पर जिनका वर्णन किया था, वही पॉइंट यहाँ पर भी शुरू होते हैं। सबसे पहले इनकी शारीरिक संरचना के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। शारीरिक संरचना यानी शरीर की संरचना है वो इस जनजाति की कैसी है। पहली बात निकल करके आती है कि ये लोग नाटे कद के होते हैं, यानी हाइट है वो इनकी कम होती है। दूसरी बात आती है इस जनजाति के लोगों का रंग काला होता। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये 1 नंबर की या 2 नंबर की पूछी जा सकती हैं। तीसरी आती है कि आंखें लाल, बाल रुखे व जबड़ा कुछ बाहर की तरफ निकला होता है। तीन पॉइंट हो गए। चौथी बात ये कह सकते हैं कि शरीर है सुगठित व सुडौल होता है। पांचवी बात ये कह सकते हैं कि ये लोग परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते हैं। ये इनकी शारीरिक संरचना है। यानी छोटा प्रश्न यहाँ से यदि आए तो इन 5 तथ्यों के आधार पर अपन पूरे में से पूरे नंबर हैं वो हासिल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत शुरू करते हैं अपन, निवास क्षेत्र। यानी भारत के जो जनजाति है ये लोग किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करते हैं, तो वहाँ से भी छोटा प्रश्न है वो निकल सकता है कि भील जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में बताइए। तो दूसरा पॉइंट शुरू होता है निवास क्षेत्र। ये तो इस जनजाति के लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करते हैं। ठीक है, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंतर्गत ये लोग हैं वो निवास करते हैं। अब इन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य के हिस्से हैं वो आ जाते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत इस जनजाति के जो लोग हैं वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के क्षेत्रों के अंतर्गत ये लोग निवास करते हैं। मध्य प्रदेश की यदि अपन बात करें झाबुआ व
रतलाम के अंतर्गत ये लोग निवास करते हैं। उसके पश्चात अपन यदि गुजरात की बात करें, वडोदरा व पंचमहल में ये लोग निवास करते हैं। और चौथा यदि पॉइंट अपन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंतर्गत इस जनजाति के जो लोग हैं वो औरंगाबाद, रतलाम के अंतर्गत इस जनजाति के लोग हैं, रतलाम नहीं, रतलाम है वो मध्य प्रदेश में आ जाता है, अहमदनगर के अंतर्गत इस जनजाति के लोग हैं वो निवास करते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये तीनों जो पर्वत श्रेणियाँ जो हैं या जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, वहाँ पर ये क्षेत्र हैं वो फैले हुए हैं। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत मानसूनी जलवायु है वो पाई जाती है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत मानसूनी जलवायु है वो पाई जाती है। और जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मानसूनी जलवायु पाई जाती है वहाँ पर, यानी जिन क्षेत्रों में ये रहते हैं वहाँ पर 33% भाग पर वन है वो भी पाए जाते हैं, यानी घने जंगलों में ये लोग हैं वो निवास करते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में इनको कंद मूल फल हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ में जीव जंतुओं का शिकार है वो भी ये लोग कर लेते हैं। और धीरे धीरे इन लोगों ने आदिम निर्वाह कृषि है वो भी करनी शुरू कर दी थी। आदिम निर्वाह कृषि है वो करनी शुरू कर दी थी, यानी इन लोगों ने छोटे छोटे बाग को साफ करके, जंगलों में पेड़ पौधों को काट कर, घास को जला करके वहाँ पर खेती है वो करने लगे थे। लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत पेड़ पौधों के लिए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्त कानून बना दिए, जिसके कारण इन लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आने लगी थी। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार ने अलग अलग प्रकार के नियमों में बदलाव किए। तो इस जनजाति के लोगों ने स्थायी निवास हैं वो बनाने शुरू कर दिए थे और स्थायी छोटे भूभाग पर खेती करना शुरू कर दिया था। जब इन्होंने खेती करना शुरू किया था तो साथ साथ में इन लोगों ने पशु संसाधन है वो भी पालने शुरू कर दिए थे। तो ये कह सकते हैं कि समय परिवर्तन के साथ में इस जनजाति के लोगों की जो समाज की स्थिति है वो धीरे धीरे सुधरने लगी थी।